सो हेलो एवरीवन। एक्चुअली लास्ट सेशन में हमारा मार्च का सम ऑफ द पार्ट कवर हो गया था एंड रिमेनिंग पार्ट आज हम फाइनल कवर कर लेंगे फॉर द मार्च मंथ। सो आपको ये बस पीपीटी जो है वो डाउनलोड करना है टू बेटर अंडरस्टैंड द लेक्चर्स। प्लीज डाउनलोड the PPT from a Telegram channel that is Environment the Hindu. Just type Environment the Hindu, so you will get the channel and go there and please download the PDF of the lecture. So the first news for the March part 2 is the Madhya Pradesh High Court directs state to ban single-use plastic. So MP में single-use plastic के लिए बैन किया था, तो ये स्टेट लेवल का न्यूज है। बट स्टिल सिंगल यूज प्लास्टिक पे अगर कोई न्यूज आती है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो इट इज द सिंगल यूज प्लास्टिक मींस देयर आर डिस्पोजल प्लास्टिक मींट फॉर यूज एंड थ्रो। मींस हम जैसे वाटर बॉटल्स वगैरह होते हैं या स्ट्रॉज होते हैं जो एक ही बार हम यूज करते हैं उसके बाद उसको फेंक देते हैं। सो दैट इज पॉलिथीन बैग्स भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग बॉटल्स भी हो सकती है, प्लास्टिक बॉटल कैप्स होती है, फूड रैपर्स होते हैं या टूथ ब्रश होते हैं। तो ये सब इसमें आता है, तो सिंगल यूज में आता है। सो अकॉर्डिंग टू द WWF, प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज इट नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक्स ईयर टू डिसइंटीग्रेट। तो वो भी हम देखेंगे कि WWF के थ्रू उन्होंने कितना सीवियरली शो किया है कि प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट होने के लिए या डिस्पोज होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक बैग है तो 20 इयर्स 30 इयर्स, लाइक दिस स्ट्रॉ है तो 200 इयर्स। सो देखो इतना सीवियर सिचुएशन होती है। अगर हम जनरली वाटर बॉटल अगर थ्रो आउट करते हैं तो 450 इयर्स लगते हैं उसको डिस्पोज होने में, ठीक है, या डिग्रेडेशन होने के लिए, नेचुरल डिग्रेडेशन होने के लिए। सो ये प्लास्टिक टूथब्रश देखो आप 500 इयर्स तक इसको टाइम इसकी लाइफ साइकिल होती है। सो इसके लिए एमपी ने, हाई कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे लॉन्च किया था और उसके बाद बैन यूज ऑफ प्लास्टिक इन द स्टेट, ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूज में। सो इसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन कम होगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल न्यूज बिकॉज स्टेट लेवल न्यूज है, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द यहाँ पे आज ही मैंने अपलोड किया है एनवायरनमेंट के अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो दैट इज व्हाट इज द माइक्रो मैक्रो मेसो प्लास्टिक, मीन्स इसके डायमीटर वाइज, उसके साइज वाइज क्या होता है माइक्रो मैक्रो वगैरह। तो मे बी ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो प्लीज लुक फॉर द इमेज इन द आवर चैनल। सो वो चैनल पे आपको प्रोवाइड किया है। सो गो देयर एंड जस्ट चेक आउट व्हाट इज माइक्रो मैक्रो एंड मेसोप्लास्टिक। So CPCB notify, next news is the CPCB notifies contaminant sites. So West Bengal top list, West Bengal में सबसे ज्यादा contaminated toxic substance है। So almost CPCB data shows, means Central Pollution Control Board data shows that a total 324 sites affected in India, 196 still awaiting। मतलब 324 sites वहां पे दिए which are contaminated and और भी बाकी है जो भी अपडेट हो जाएंगे। सो वही न्यूज थी। तो सीपीसीबी आपको शायद सबको पता होगा कि इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and it was established in 1974 under Water Prevention and Control and Pollution Act। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंडर एस्टेब्लिश, कौन से एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई, वाटर एक्ट के अंडर। एंड द सीपीसीबी आल्सो इंटरेस्टेड द पावर्स एंड फंक्शंस, इसके किसके अंडर होते, पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। सो establishment under water act and powers and functions are under air act। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट्स। सो बाकी इसके एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जस्ट लुक आउट कर लो एंड इसका एग्जैक्टली क्या काम क्या है वो भी आपको देखना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल लेड द लीस्ट विद द 27 sites followed by the Odisha। so out of these 324 sites, तो सबसे टॉप में कौन है, तो वेस्ट बंगाल कंटेमिनेंट के लिए सबसे टॉप में यहाँ पे दिख रहा है। सो इसलिए यहाँ पे सीवियर कंडीशन है। सो बाकी भी यहाँ पे डेटा दिया है कि मोस्टली इसका रीजन क्या है बैकग्राउंड में। सो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ओवरऑल जो भी कंटेमिनेंट साइट्स है तो उसका रीजन ये है कि भारत बीपीसीएल का कुछ प्लांट्स है, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल कंटेमिनेंट, क्रीक केरला में कुछ ऐसे क्रोमियम कंटेमिनेशन हो रहा है। So these are the reasons for this already given in the last point। So just look out that points। So next news is कैंसर फॉरेस्ट डिसीज। ठीक है, तो डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन तो ये होते नहीं है जैसे कोरोना हो रहा है,
सो जस्ट ये इनका अगर देखा जाए ट्रांसमिशन ये जो होता है तो वो एक तो मंकी या फिर ऐसे काऊ वगैरह जो होते हैं तो उनके कैटल के थ्रू हो सकता है। सो इनके अगर इंटरेक्शन में हम आते हैं तो ये डिसीज स्प्रेड हो सकता है या डिसीज हो सकता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ tick or when human come in contact with the infected animal। ठीक है, तो इन्फेक्टेड जो एनिमल हो गए तो उनके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तब हमको ये हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज कैंसर फॉरेस्ट डिसीज। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा ये कहाँ पे स्प्रेड हुआ है तो कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है एंड प्लीज ये साइंस एंड टेक का वैसे पार्ट आता है बट जनरली आप देख लो कि कौन सा डिसीज कहाँ पे ज्यादातर स्प्रेड होता है। जैसे हमने एंथ्रेक्स भी देखा था, सेम ये कैंसर फॉरेस्ट डिसीज है। सो गो थ्रू दिस ऑल कि इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू कंफर्म एट द 3 प्लेसेस। ठीक है, अगेन बायोलॉजी डिसीज हेल्थ चैप्टर से ये न्यूज है बट थोड़ा मैंने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है। सो दैट इज द डिसीज हैज बीन कंफर्म ओनली 3 प्लेसेस इन कोझिकोड, मलप्पुरम। तो यहाँ पे केरला में ही थोड़ा फॉर बर्ड फ्लू का यहाँ पे स्प्रेड दिख रहा है, बाकी इतने कुछ रीजन्स यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है बट स्टिल बर्ड फ्लू न्यूज में है तो देख लेना। एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं इसको, हाईली कंटेजियस वायरल अफेक्टिंग सेवरल स्पीसीज फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स। ठीक है, तो इनको होता है चिकन, तुर्कीज, क्वेल्स। तो जनरली ये अफेक्टेड होते हैं, इनके थ्रू हमको भी इनसे इम्पैक्ट हो सकता है। ओकेजनली मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में कॉन्ट्रैक्ट एवियन इन्फ्लुएंजा एंड द सिम्टम्स ऑफ H1N1 H5N1 इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसके इन्फेक्शंस इसके थ्रू हो सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल बिकॉज ये बायोलॉजी का पार्ट है तो हम ज्यादा इसमें कवर नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज इज द दैट इज गवर्नमेंट 6 सिटी लेवल प्लान फॉर क्लीन एयर। ठीक है, तो क्लीन एयर के लिए सिटी लेवल प्लान है। आई थिंक ये थोड़ा बाकी हमारे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये थोड़ा बाद में देखते हैं हम। ठीक है, तो गवर्नमेंट 6 सिटी लेवल प्लान फॉर क्लीन एयर। सो दैट इज द यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने एक सिटी लेवल प्लान बनाया फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी आपको देखना है। एंड हमारे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी एनसीएपी कवर कर लिया है तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर्स। सो यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट स्टेटमेंट इन द लोक सभा। सो what is the air pollution exactly, given that every city has pollutant and since the source of pollution also vary, so local action is very important because कभी कभी स्टेट लेवल तक ठीक है बट सिटी लेवल तक पोल्यूशन कंट्रोल करना ये ना स्टेट के हाथ में होता है ना सेंटर के हाथ में होता है। सो सिटी लेवल वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि सिटी लेवल पे आपको उसको कवर करना है। सो इन दिस डायरेक्शन यूनियन मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड टू सिटी लेवल प्लान्स फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो एनसीएपी के अंडर क्लीन एयर प्रोग्राम आ जाएगा अभी। ठीक है, सो वाटर पोल्यूशन अगर देखा जाए तो जनरली वाटर बॉडीज इन द कंट्री आर पोल्यूटेड बिकॉज 70% ऑफ सीवेज गोज अनट्रीटेड। सो ये भी शायद हमने लास्ट न्यूज में कवर किया था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है सीवेज वाटर का। सो वो ट्रीटमेंट 70% ऑलमोस्ट डिस्पोजल जो होता है वाटर का डायरेक्टली रिवर्स में, सो इट इज अनट्रीटेड। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इंडिया। सो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐसे कुछ यहाँ पे प्रीवियसली दिया था। सो वे आर बीइंग बिल्ड एंड ऑपरेटेड डिफरेंट एंटिटीज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। सो दो ओवरकम दिस प्रॉब्लम henceforth those who will build, operate and sewage treatment plants will be the same. So these one is the important one, the common effluent treatment plants. Okay, please go through this also. So next news is heat stress may impact over 1.2 billion people annually by 2100। ठीक है, तो 2100 तक अगर देखा जाए ये ईयर तक 1.2 बिलियन तक हीट स्ट्रेस हो सकता है। दैट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा होता है तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड वही रिसर्च में कहा गया, एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स हैज स्ट्रेस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ह्यूमिडिटी will annually affect area now home to 1.2 billion people। ठीक है, so it is going to be a major concern because of greenhouse gases ये सब issue हो रहे हैं। so we need to control that। this is more than 4 times than the number of the people affected today and more than 12 times number who would have been affected without industrial era of global warming। so what does the report say? Actually the project is projected to affect areas currently home to 500 million people
सो इतने अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से वार्म होते हैं एंड नियरली 800 मिलियन एट 2 डिग्री सेल्सियस, तो इतने लोग यहाँ पे अफेक्ट हो गए। तो ये सब रिपोर्ट में जस्ट जनरली दिया है, तो जस्ट अंडरस्टैंड द न्यूज, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा देखना है। तो हीट स्ट्रेस से इंजरीज क्या क्या होती है, तो रेडिश स्किन हो सकती है, बिकॉज यूवी रेज जितने हार्मफुल हो गए उतना स्किन डिसीजेस आ सकते हैं। एंड स्वेटिंग डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑल्सो, बिकॉज जितना आपका स्वेटिंग होता है उतना इफेक्टिवनेस कम होता है। मसल क्रैम्प्स, पेन, ये सब इश्यूज यहाँ पे होते हैं। सो ये बायोलॉजी में थोड़ा काम में आ जाएगा आपको। देन डेजीनेस होता है, वीक पल्स होते हैं, रैपिड ब्रीदिंग होती है, डायरेड हॉट स्किन्स होती है, पपिल्स होते हैं तो उस पर भी इम्पैक्ट होता है, आई डिसीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सीवियर डिसीज ऑल्सो कैन बी हैपन विद द हीट स्ट्रेस इंजुरीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट गो थ्रू इज एंड व्हाट इज द हीट स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने थोरोली दिया है, तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स केरला स्लॉटिंग कंस्ट्रक्शन इन ऑरेंज कैटेगरी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि केरला में कंस्ट्रक्शन जो है तो वहां पे ऑरेंज कैटेगरी में क्रेडाई ने बताया गया है कि ऑरेंज कैटेगरी में उसको कंस्ट्रक्शन को लाना चाहिए। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द केरला स्टेट स्लॉटिंग बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, दैट इज सीपीसीबी स्लॉटिंग ऑफ industries. CPCB had slotted industries activity into the red, orange and green and white categories. ये हम आगे देखेंगे क्या होती है categories. So to control the pollution based on the pollution index. ठीक है, तो pollution index दिया जाता है, उसके बेसिस पे उनको segregate किया जाएगा। एंड उसका फंक्शनिंग होता है इमिशन, एयर पोल्यूटेंट्स, इफ्लुएंट्स होते हैं मींस वाटर पोल्यूटेंट्स, हजार्डस वेस्ट generated and consumption and resources. So these is going to be best most important. So इसके बेसिस पे ये पीआई निकाला जाता है, दैट इज पोल्यूशन इंडेक्स, एंड उसके बेसिस पे ये जो इंडस्ट्रीज होगी उनका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। सो व्हाट इज द कैटेगराइजेशन, सो रेड अगर है तो दैट मींस कि पीआई उनका 60 प्लस है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैविंग पोल्यूशन इंडेक्स score of 60 and above, that is comes under the red category. Next is the industrial sector having pollution index score of 41 to 59, so that is going to be the orange category. Then next is the green category means 21 to 40 अगर होगा तो, and last is the white means थोड़ा control situation होगी यहाँ पे, so that is the up to 20, 0 to 20 होगा तो that is white category. So ये बहुत important है। So PI denotes pollution index, तो उतना याद रखना आपको। and the following criteria is range of pollution index, and उसकी थ्रू हमने ये कैटेगरीज की है। ठीक है, तो ये कैटेगरी में ऑरेंज में लाना था, दैट इज द सेकंड वन। सो इसलिए ये न्यूज है, सो प्लीज गो थ्रू दिस न्यूज। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इज मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले बिगिंस एट ऋषिकुल्य। ठीक है, तो मास नेस्टिंग स्टार्ट हो गया है, बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस न्यूज में हमने ये बहुत कवर करके लिया है कि मास नेस्टिंग वगैरह ऑलिव रिडले का कैसे होता है, वर्ल्ड में कैसे टॉप में है। बिकॉज ऑलिव रिडले तो और मतलब पैसिफिक में भी मिलता है, अटलांटिक में भी है, बट इंडिया में एक खासियत ऐसा है कि यहाँ पे लार्जेस्ट मासिंग साइट है हमारा, मास नेस्टिंग साइट है। ठीक है, या हैचिंग साइट बोल सकते हैं हम उसको। सो इट कम्स अंडर द वल्नरेबल ग्रुप, तो वो भी आपको याद रखना है कि IUCN में ये वल्नरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज दी कि ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, तो ऑलिव रिडले टर्टल is the smallest and most abundant of all sea turtle found in the world. So warm and tropical waters में ये मिलते हैं, ओमनिवरस होते हैं ये। ठीक है, एंड उसके बाद इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है ये न्यूज में। सो दैट इज गहिरमट्टा मरीन सेंचुरी, ऋषिकुल्य, रुड़की कोस्ट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है कि गहिरमट्टा मरीन सेंचुरी ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर यहाँ पे मास नेस्टिंग के लिए इतने सारे बहुत बार रिपीटेडली ऑलिव रिडले पे न्यूज आती है। सो गहिरमट्टा मरीन सेंचुरी आपको लोकेशन पता होना चाहिए ओडिशा में, एंड ऋषिकुल्य रिवर के माउथ जो रुड़की के पास है, तो वहां पे भी ये दो मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स है इनकी। सो रिसेंटली अनदर ऑलिव रिडले मास नेस्टिंग साइट हैज बीन एडेड, दैट इज बहुदा रुकरी एट द बीच ऑफ बहुदा रिवर माउथ इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट में बहुदा रुकरी ये जो बीच है बहुदा रिवर के माउथ पे आता है, तो वहां पे भी आपको एक न्यू साइट फाइंड आउट हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि वल्नरेबल में आता है, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में आता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ट्रेडिंग इन इट्स प्रोडक्ट्स इज बैन इन साइट्स मींस शेड्यूल 1 में ही आता है ये साइट्स के भी। सो कोस्ट गार्ड रिलेटेड इसका कुछ प्रोग्राम है, यस है, ऑपरेशन ऑलिवा।
is for the olive ridley turtle to intercept unlawful trawling activities along the Odisha coast to ensure safe passage to the olive ridley turtle during the nesting season. ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन ओलिवा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 2 ऑपरेशंस ऑलरेडी हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में कवर करके लिए थे, तो वो आपके लिए जस्ट एक होमवर्क है, जस्ट मेमोराइज करो कि कौन से है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज गहीरमट्टा सेंचुरी। एग्जैक्टली देखो कहाँ आता है, तो ओडिशा में ईस्ट कोस्ट में अगर आप देख सकते हो ओडिशा पे आता है ये। तो ओडिशा मरीन सेंचुरी, गहीरमट्टा मरीन सेंचुरी इज लोकेटेड एंड वेरी पॉपुलर अट्रैक्शन ऑफ द ओडिशा। सो इट इज बीच for the olive ridley turtle and it extends from Dhamra river mouth in the north। उसके नॉर्थ में अगर देखा जाए तो धमरा रिवर है एंड साउथ में माउथ इन द नॉर्थ एंड टू द साउथ अगर देखा जाए तो ब्राह्मणी रिवर है। तो धमरा एंड ब्राह्मणी सॉरी, तो धमरा एंड ब्राह्मणी, तो इनके बीच में आता है ये गहीरमट्टा मरीन सेंचुरी। सो ठीक है, जो ये लोकेशन आपको देखना है, ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी लोकेशन इसके रिलेटेड न्यूज में आते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूज इज एयर क्वालिटी इज पिकिंग अप इन क्वारंटाइन्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अभी सबको तो पता है कि कोविड-19 का इश्यूज बहुत चल रहे हैं एंड सब ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड इज अंडर लॉकडाउन। मतलब सब एक्सेप्शनल अगर छोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट सब जगह पे अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली कम होने वाला है। एंड वही उस पे ही न्यूज था कि because of these lockdown, striking reduction concentration in NO2 has been reported in China, Italy and Spain। ठीक है, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका ओवरऑल जो पोल्यूशन है वो अभी कम हो रहा है एंड इन नॉर्दर्न इटली भी ये कुछ रिपोर्टेड है कि ऑलमोस्ट डिक्रीज बाय हाफ। ठीक है, तो ये स्टडी था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज NO2। ठीक है, तो NO2 इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल्स, sites and thermal power stations। NO2 forms when fossil fuels such as coal, oil, gas or diesel burn at high temperature। So ये बहुत important है because UPSC always try to ask the sources of these gases। ठीक है, तो NO2 का sources देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, and respiratory system पे इस पे affect कर सकता है, means it is harmful to our health also। So the current national ambient air quality standard notified by the CPCB consider NO2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि AQI, देन नेशनल एयर क्वालिटी, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड या फिर सफर भी देखते हैं। तो ये तीनों भी इसमें अगर देखा जाए तो NO2 इंक्लूडेड है एंड हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसको उसका इमिशन फिर मॉनिटर करने के बाद उसके अगर लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसको कम कर सकते हैं। सो NO2 levels can be attributed to the NO2 short-lived pollutant with a lifetime about a 1 day in atmosphere। सो इसका लाइफ टाइम कितना है, 1 डे का है, बट स्टिल इट इज हार्मफुल। ठीक है, तो CPCB ऑलरेडी हमने देखा है, तो प्लीज अगेन गो थ्रू दैट पॉइंट। सो द करंट ऑब्जर्वेशन इज टू फैक्ट द कंफर्म मेजर। अभी जो कोविड-19 का इशू है, सो उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से उसका इमिशन कम हुआ है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ रिपोर्ट्स दिए थे या इमेजेस प्रोवाइड की थी कि NO2 का इमिशन कैसे कम हो रहा है या जो लेवल है एटमॉस्फेयर में तो वो कैसे कम हो रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर दैट विल हैव an impact on human health obviously इसका होता है। then next is the what is NAQI means national air quality index क्या है, वो सबसे important है। डिफरेंस क्या है तीनों में, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने प्रोवाइड किया आपको। so in October 2040 government of India launched index to measure air quality across the country। so NAQI is the government agencies to publish air quality data with PM 2.5 and PM10, particulate matter 2.5 and particulate matter 10। ठीक है, तो ये प्रॉपर इंडेक्स वगैरह डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, डेली एयर क्वालिटी। उसके बाद इसमें कितने पोल्यूटेंट्स ट्रैक किए जाते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं, तो 8 पोल्यूटेंट्स। सो देखते हैं वो कौन से हैं। तो ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन भी ट्रैक किया जाता है। देन अमोनिया एंड लेड ऑल्सो। ठीक है, तो इतने 8 पोल्यूटेंट्स है कि जो यहाँ पे ट्रैक किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन एंड एयरबोर्न पार्टिकल्स आर द 2 पोल्यूटेंट दैट पोज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। सो NO2 डायरेक्ट ग्लोबल मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी अगर इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट स्टिल इट विल हेल्प टू क्रिएट द ओजोन। ठीक है, तो ओजोन के चेन क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लीज गो थ्रू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम यहाँ पे मैंने दिया है आपको
थोड़े इमेजेस के साथ उसकी कैटेगरीज कैसे स्टेट सीवियर वगैरह लेवल्स होती है, तो वो हिसाब से यहाँ पे दिया है। तो PM10 है तो 24 आवर बेसिस पे होता है, PM2.5 वगैरह एक्सेट्रा। सो ओजोन 8 आवर बेसिस पे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 8 आवर बेसिस पे होता है, बाकी ऑलमोस्ट सबके सब 24 आवर बेसिस मींस डेली बेसिस पे होते हैं। सो ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बस यहाँ पे अलग से दिया है। सो आई थिंक आपको ये 8 पोल्यूटेंट समझ गए होंगे। उसके बाद आता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो इट हैज द 12 पोल्यूटेंट, इट मॉनिटर्स द 12 पोल्यूटेंट्स एंड व्हिच आर PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिपीटेड है। तो देखो NO2 इसमें भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसमें भी इंक्लूडेड है। सो अमोनिया भी है, ग्राउंड लेवल ओजोन भी है, एंड उसके बाद लेड, आर्सेनिक, निकेल, बेंजीन एंड बेंजोपराइन। तो टोटल 4 ऐसे एलिमेंट्स है इसमें कि जो अलग से हो गए। सो वो चेकआउट कर लो कि आर्सेनिक एक अलग से दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे निकेल एक दिया है, बेंजीन एंड बेंजोपराइन, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वन कि जो अलग से यहाँ पे, तो दैट आर द आर्सेनिक, निकेल, बेंजो एंड बेंजीन एंड बेंजोपराइन, ठीक है। तो ये 4 अलग से हो गए। तो बस ये आपको डिफरेंशिएट करना है, मे बी इस पे भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सफर। सफर हैज द 10 पोल्यूटेंट्स। सो ये पोल्यूटेंट्स कौन से, अगेन PM2.5, ये सब रिपीट हो रहे हैं अगेन, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। सो ऑल थ्री हैज द नाइट्रोजन इमिशन, इसलिए देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंटरलिंक करो ये न्यूज को। एंड यहाँ पे अलग से कुछ है, टोल्यून, जाइलिन एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पे सफर में ट्रैक किया जाता है। सो सफर क्या न्यूज है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। सो प्लीज गो थ्रू दिस सफर ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफर रिलेटेड जो भी डेटा है वो इंपॉर्टेंट होगा, और इसको हम ऑलरेडी कितने ऑल ओवर इंडिया नहीं बोल सकते, हम इसको दिल्ली, पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद में उनका स्क्रीनिंग होता है कि रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक होता है, कलर कोडिंग होता है, एंड 72 एडवांस फोरकास्टिंग भी होता है। अदर भी फैसिलिटीज यहाँ पे इसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, यूवी रेडिएशंस भी, इंटेंसिटी कैसे वो भी यहाँ पे चेकआउट होता है। तो सफर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आप सिटी अगर यहाँ पे देखोगे तो दिल्ली, पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर पुणे पे क्लिक करते हो तो वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स, या दिल्ली अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है वो कितना है। सो इट जनरली काउंट्स द PM10, ठीक है। तो PM पार्टिकुलेट मैटर 10 ज्यादातर काउंट करता है, उसके लेवल्स बताता है। तो 74 मींस दिस लेवल पे। सो जनरली ऐप पे आपको प्रोवाइड होगा, और वहां से आप ये ले सकते हो। तो सफर देख लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है सफर पे क्वेश्चन, ठीक है। तो सिस्टम, इसका लॉन्ग फॉर्म भी एक बार देख लेना, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, नो क्वालिटी ऑफ एयर यू ब्रीथ, इसका टैगलाइन है, थीम है, एंड इसका फुल फॉर्म एब्रीविएशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, देखो कैसे बन सकता है। So NO2 has long life in the atmosphere ranging between 14 to 16 years. Actually we already discussed कि ये hardly 1 day तक extend होता है, so maximum 24 hours होना चाहिए, and it is a potent greenhouse gas. तो मैंने जैसे कहा था कि potent greenhouse gas नहीं है, but still ये क्या है, आपको ओजोन क्रिएट करने के लिए ये मतलब मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। सो NO2 is not the potent gas. So answer is the D, neither one nor two, ठीक है। सो नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, तो मे बी आपका ये लेक्चर के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि अनलाइक नाइट्रोस ऑक्साइड है, देखो N2O मींस नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद देखो NO2 मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखते हो तो जनरली दोनों का भी, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ देखा जाए N2O का, सो इट इज 110 ईयर्स। तो माइट बी ये क्वेश्चन में अगर आपको N2O होता, नाइट्रस ऑक्साइड होता, तो उसकी लाइफ स्पैन ये ज्यादा है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ शॉर्ट फ्लूइड पोल्यूटेंट विद अ लाइफ टाइम ऑफ 1 डे ओनली, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। सो यहाँ पे क्या चाहिए था, N2O अगर होता, सो इट इज द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, बट इट इज गिवन एज NO2। सो NO2 इज नॉट द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, तो उतना याद रखना है आपको। नाइट्रस ऑक्साइड गैस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द नाइट्रिक ऑक्साइड मींस NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड नाइदर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, मींस ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो NO होगा या NO2 होगा, they are not the greenhouse gases, बस N2 is the greenhouse gas.
एंड विच इज द इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्रिएट करने में, सो वो एक इम्पोर्टेंट होगा। सो इसलिए ये ओवरऑल कावेरी में भी रिवर में पोल्यूशन जो है वो कम हो रहा है एक्सेट्रा, तो ये होने ही वाला है अभी, बिकॉज लॉकडाउन है तो सब शिप्स बंद है, सब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो जितना भी पोल्यूशन है ऑलरेडी डेफिनेटली कम होने वाला है, तो वो भी आपको याद रखना है। देन 90 सिटीज में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट कि कैसे कम हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा आपके ये, ठीक है। तो NO2 के यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आपको देखना है कि एग्जैक्टली उसके सोर्सेस क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट होगा। सो ऑक्सीजन कंबंशन फ्यूल्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स इन एयर, स्पेशली एट द हाई टेम्परेचर ये होता है, तो मोस्टली समर में हाई टेम्परेचर होना चाहिए। सो इट इज मेनली कॉज्ड एट हाई मोटर व्हीकल ट्रैफिक हो सकता है, तो वहां पे होगा प्रोड्यूस नेचुरली बाय लाइटनिंग ऑल्सो, ठीक है। तो नेचुरली भी ये क्रिएट होता है। सो मे बी क्वेश्चन लास्ट टाइम जैसे पूछा था एक क्वेश्चन की नेचुरल यहाँ पे कौन से गैसेस हो गए कि जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं एंड ह्यूमन इंड्यूस भी है, सो बोथ ऐसे आपको अगर सिलेक्शन करना है, सो दैट इज द NO2। सो NO2 इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, मीन रेस्पिरेटरी पे अफेक्ट करता है ये, एंड स्मॉग एंड एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड PM ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तीनों पे भी अफेक्ट हो रही है, मतलब ह्यूमन हेल्थ पे भी, स्मॉग लाइक कंडीशन, रेन एसिड रेन कंडीशंस भी क्रिएट करता है, ग्राउंड लेवल ओजोन ये सबसे सीवियर कंडीशन यहाँ से क्रिएट होती है। सो अगेन लॉट्स ऑफ यहाँ पे स्टडी दिख रहा है AQI का रिपोर्ट्स के थ्रू, सो आई थिंक ये आपको पढ़ना चाहिए खुद से कि क्या क्या कोविड-19 के इश्यूज से कितने लेवल पे ड्रॉप हुआ है पोल्यूशन एक्सेट्रा, सो यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है। सो कंक्लूजन भी यहाँ पे दिया है कि पोल्यूशन इज मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक फेनोमेनन इन नेचर, सो इसलिए ये कम हो रहा है कि हम लॉकडाउन में है, तो डेफिनेटली अभी ये पोल्यूशन कम ही होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज इज सुंदरबन हनी हंटर्स फाइंड अ स्वीट वे टू फेंड ऑफ टाइगर अटैक्स, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा हनी कलेक्शन अगर देखा जाए तो सुंदरबन रीजन में होता है। सो ये रीजन में आपको पता है कि टाइगर जो बंगाल टाइगर्स है तो उनका पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा है, तो जब हनी कलेक्शन के लिए ट्राइबल लोग बाहर पड़ते हैं तो उनके डिफरेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत सारी ह्यूमन लॉसेस वहां पे हो रहे हैं, सो ट्राइबल एरिया बहुत अफेक्टेड हो रहा है, तो वहां पे कुछ हनी ट्रैप्स सेटअप किए, तो उनको जनरली उन्होंने जैसे बॉक्स एपीकल्चर प्रोसीजर होती है तो वो फॉलो कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड सेपरेट बैंड नेम बॉर्नफुल वाइल्ड हनी, ठीक है। तो ऐसे टू सेल द हनी हार्वेस्टेड बाय ट्रेडिशनल हनी कलेक्टर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्रिएट किया है, and exactly to overcome the challenges to safety livelihood directed the forest that परगना and along with WWF India, ठीक है। तो ये भी इसके साथ काम कर रहे, परगना जो होते हैं उनके साथ WWF काम करके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम करेंगे, सो दैट यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रन होगी एंड जो भी दोनों को लॉसेस हो रहे वो भी कम हो जाएंगे। So the initiative is not only aimed at protecting the lives of honey collectors but also aimed at ensuring ecological balance of the Sundarban, ठीक है। So just go through these all, आपको ये पूरा रीड करना है, ठीक है। Next is the wild berry gets a new cousin in Assam but the great hedge of India faces threat, ठीक है। So the exact point is the कि यहाँ पे न्यू स्टडी हैज रिवील्ड दैट द मल्टी यूटिलिटी वाइल्ड बेरी, ठीक है। तो ये आसाम में मिला है विद द उसके कुछ नेम आफ्टर कोपीली वगैरह ऐसे कुछ नाम है, एंड उसके बेनिफिट्स वैसे तो बहुत सारे हैं कि जैसे कैरिसा क्रैंडेस हैज बीन यूज्ड एज अ ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन अ नंबर ऑफ ailments such as diarrhea, anemia, constipation, indigestion, skin infection, urinary disorder, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यूजफुल है। सो ये ग्रेट हेज ऑफ इंडिया है, बस आपको याद रखना है, एंड उसका एग्जैक्टली नाम अगर देखा जाए तो कैरिसा कैरेंडास, ठीक है। कैरिसा कैरेंडास इसका नाम होगा, ठीक है। तो इस पे भी ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। सो ये ब्रिटिश टाइम में भी इसको कल्टीवेट किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज थी, ठीक है। सो अनडिस्टर्ब मास नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडले ये ऑलरेडी हमने कवर किया है, सो जस्ट गो थ्रू दिस कि अनडिस्टर्ब्ड मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले एक्सेट्रा, तो ऑलरेडी सब कवर किया हमने कि IUCN के लिस्ट में कैसा है। एंड कोस्टल वाटर आइलैंड, यहाँ पे इंडिया में और कौन से टर्टल्स मिलते हैं, तो ऑलिव रिडले तो है ही, ग्रीन टर्टल, हॉक्स बिल टर्टल,
देन लेदर बैक टर्टल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस। तो ये भी अदर भी टर्टल्स यहाँ पे इंडिया में मिलते हैं इन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। सो बाकी जस्ट ऑलरेडी कवर्ड है हमारा। तो ऋषिकुल्य रिवर का एक माउथ थोड़ा सा देख लेना, देन महानदी वगैरह ये सब रीजन। ऋषिकुल्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैचिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल्स। एंड अदर भी जैसे हमने अभी देखा कि धमरा एंड ब्राह्मणी, इसके बीच में साइट आती है। जस्ट प्रीवियस न्यूज में देखा हमने ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच। सो गहिरमट्टा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो गहिरमट्टा भी देख लेना है आपको, तो एग्जैक्ट लोकेशन इसको प्रोवाइड किया हमने। सो कोरोना लॉकडाउन एयर क्वालिटी इंप्रूव्स इन 90, ये ऑलरेडी हमारा कवर्ड है कि कैसे पॉपुलेशन पोल्यूशन कम हुआ है एक्सेट्रा। सो साइबेरियन इबेक्स इज अ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड गोट, ठीक है। तो इबेक्स इज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज, मींस जनरली अभी तक इसको कहा गया था कि साइबेरियन इबेक्स का ही ये जो स्पीसीज है तो सेम उसके ही रिलेवेंट ये हिमालयन इबेक्स है। सो बट अभी स्टडी हुआ है कि साइबेरियन इबेक्स इज द स्पीसीज ऑफ वाइल्ड गोट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डाइवर्स हैबिटेट। सो उससे ये अलग है। सो वही डिस्कशन है कि हिमालयन इबेक्स इज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द साइबेरियन इबेक्स। तो देखो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी डिस्टिंक्ट वगैरह, तो वो तो सब ठीक है, बट इसका वही अगर न्यूज में आता है हिमालयन इबेक्स, तो इसका लोकेशन क्या है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो शायद ये पूछ सकते हैं इट इज एंडेमिक वगैरह ये दे सकते हैं। बट देखो इंडिया में भी है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पे ही क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर। एंड जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज प्रूव्ड दैट। सो उन्होंने अगर प्रूव किया तो ZSI भी देख लो क्या है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया। So next news is the Kaveri and its tributaries look cleaner as pandemic puts halt to the pollution. Because अभी कोरोना का ही इशू चल रहा है, तो ऑब्वियसली सब लॉकडाउन है, तो वही रिपीटेडली न्यूज आ रही है उस पे रिलेटेड। बस एक थोड़ा सा एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज मीनार्स एंड द ग्लोबल एनवायरमेंट मॉनिटरिंग स्कीम। तो ये स्कीम आपको देखना है खुद से क्या एग्जैक्टली वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग 1978 CPCB के अंडर ग्लोबल एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, उन्होंने जेम्स वाटर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि ओवरऑल पोल्यूशन यहाँ पे कम करेंगे। तो वही ये दो स्कीम आपको आपके लिए ये थोरोली जाना है इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे मेंशन्ड है सम ऑफ द न्यूज कि कावेरी होगी या काबिनी, हेमवती, शिमसा, तो इनके एरियाज भी अभी पोल्यूशन कम हुआ है बिकॉज ऑफ द यस लॉकडाउन। So next news is that is new environment impact norms cut time for the public hearing. So environment impact assessment पे ये न्यूज है, ये थोड़ा मेंस में काम आ सकता है और प्रीलिम्स में भी हार्डली एक आधा ये डेज वगैरह पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ द थ्रेट पोज अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शायद आपको पता ही होगा कि कोई भी प्लांट अगर एस्टैब्लिश करना है, इंडस्ट्रियल प्लांट होगा या केमिकल प्लांट्स हो गए या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, वो अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो उसके एरियाज अगर फॉरेस्टेड एरियाज हो गए तो उसके इम्पैक्ट एग्जैक्टली वो एरिया पे कैसे होने वाले इन फ्यूचर, तो वो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये असेसमेंट कभी भी प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश होने से पहले या कंस्ट्रक्ट होने से पहले किया जाता है, सो दैट उसके फ्यूचर लॉसेस हमको आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर डेफिनेशन में दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। And next feature proposed by the amendment, so that is the the draft of EIA notification proposed to be update to the EIA 2006। तो EIA 2006 को हम अभी तक रेफर करते हैं, and which specifies a minimum 30 days for people to respond the oral hearings. So current version of the update which will likely become law in 60 days and gives minimum of 20 days of notice period, ठीक है। सो दीज आर द अपडेट्स इन द ओवरऑल EIA। सो वो आपको देखना है। एंड पब्लिक हियरिंग प्रोसेस वी रैप्ड इट अप इन 40 डेज, ठीक है, एज अपोज टू द एग्जिस्टिंग 45 डेज। तो 5 डेज का यहाँ पे उन्होंने लेस किया है यहाँ पे कि पब्लिक हियरिंग जो भी प्रोसेस है कंप्लीटली तो 40 डेज में खत्म होनी चाहिए, सो दैट ये प्रोसीजर को हम फास्ट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। सो 40 डेज पे अभी लाया गया, तो ये डेज पे वगैरह प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। So almost we covered the every news from the March month, but still there are some news has remained because there are lots of news in the March. So जितने भी इसमें से important है, तो जितना discussion करना जरूरी था तो already we have discussed about that. So जो भी remaining news आपको यहाँ पे screen पे दिख रहे हैं, तो वो news हम
थ्रू द पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको। सो प्लीज जस्ट रीड दैट पीडीएफ एंड फिर हम अभी नेक्स्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड होने के बाद फिर अप्रैल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अप्रैल का एंटायर कवरेज विद इन 2-3 डेज हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।